Today we are going to solve a past paper of Business Administration CSS 2003. बेसिकली इस चैनल को बनाने का, वीडियोस अपलोड करने का पर्पस ये था कि हम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के पास्ट पेपर्स, स्पेसिफिकली रेशियो एनालिसिस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो पोर्शन है, प्लस अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का कंप्लीट सिलेबस को हम कवर करेंगे ग्रेजुअली. कुछ वीडियोस हम ऑलरेडी बना चुके हैं अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग पे, और इंशाल्लाह हम और भी इस पे डेफिनेटली बात करेंगे. तो आज जो हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है वो है CSS 2003 का. देखें, हम अपनी क्लासेस में रेशियो एनालिसिस का जो टॉपिक है बहुत डिटेल डिस्कशन करते हैं और जीरो से, स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं ताकि इन स्टूडेंट्स को भी समझ आए जिनका बैकग्राउंड नहीं है. पहले हम बैलेंस शीट को समझते हैं, इनकम स्टेटमेंट को समझते हैं, फिर रेशियो की तरफ जाते हैं. ठीक है, तो अभी यहाँ तो इतना टाइम नहीं है. वी आर हियर टू सॉल्व अ क्वेश्चन स्ट्रेट अवे. अब मैं आपके सामने क्वेश्चन रीड करता हूं. पहले, assuming that current ratio is 2. यहाँ पर हम रुक जाएंगे. ये जो स्टेटमेंट है ना, ये मल्टीपल टाइम पास्ट पेपर में मेंशन हुई हुई है. assuming that current, कभी भी ऐसा लिखा हो ना, assuming that the current ratio is 2 या current ratio of the company is 2, इसका मतलब ये होता है कि current ratio जो है वो 2:1 है. Assuming that current ratio is 2 means that assuming that current ratio of the company is 2:1, which means current. अब देखें current ratio क्या होता है. current asset over current liabilities. current assets double हैं as compared to current liabilities, which is considered as an ideal current ratio. current liability क्या है? जो हमने पे करना है, जो हमारी ऑब्लिगेशन है, जो हमने देने हैं किसी को. अगर हमने किसी को 1 रुपया देना हो और हमारे पास 2 रुपए के एसेट्स हों, डेफिनेटली वी डू नॉट नीड टू वरी. ठीक है, तो ये एक आइडियल सिचुएशन. फर्स्ट पॉइंट हमने क्लियर किया कि इफ अज्यूमिंग दैट करंट रेशियो इज 2 मींस के ये डबल है. ठीक है, एज कंपेयर टू करंट, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. क्लियर. अब हम चलते हैं आगे. स्टेट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस. देखें, ये केसेस हैं, इन केसेस की बात कर रहा है. 4 केसेस क्वेश्चन में गिवन है. वेदर द रेशियो विल इंप्रूव, डिक्लाइन और हैव नो चेंज. कि अगर ये ट्रांजैक्शंस अकर हों, ठीक है, तो हमारे रेशो पे, देखें एग्जिस्टिंग रेशो उसने बताया हुआ है कितना है, 2:1. अब हमें ये देखना है कि आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दीज 4 केसेस, दीज 4 ट्रांजैक्शंस, what will be the impact of new current ratio, whether it will improve, decline or have no change after execution of these 4 cases. I hope कि आप क्वेश्चन को समझ गए. तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि ट्रांजैक्शन हो क्या रही है. जब तक हमें ट्रांजैक्शन समझ में नहीं आएगी, हम कभी भी उसका इम्पैक्ट रेशो पे नहीं देख सकेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट, पेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटीज. देखें, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें एक ऐसा नंबर एज्यूम करना है जिसमें हमारा रेशो 2:1 आना चाहिए. लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे एज्यूम कर लेता हूँ कि इस कंपनी के करंट एसेट्स 200 के हैं और करंट लायबिलिटीज 100 की हैं. ठीक है, तो डेफिनेटली 2:1 है. आप कोई भी नंबर एज्यूम कर लें. देखिए, अब ये हम हवा में अजम्पशन नहीं ले रहे, ये क्वेश्चन में गिवन है दैट द करंट रेशियो ऑफ द कंपनी इज 2. कोई भी ऐसा नंबर ले लें जहां पे 2 आ रहा हो. ठीक है, अच्छा. अब देखें जी, अगर हम करंट लायबिलिटी की पेमेंट करते हैं, करंट एसेट्स कितने के हैं, 200 के, करंट लायबिलिटीज कितनी है, 100 की. अगर हम करंट लायबिलिटीज की पेमेंट करेंगे तो करंट लायबिलिटीज कम हो जाएंगी. देखें, आपने 100 मिलियन किसी को देना था, आपने 10 मिलियन दे दिया, तो आपकी लायबिलिटी कम हो जाएगी.
ठीक है, हम एज्यूम करते हैं कि हमने 10 मिलियन दे दी, तो हमारी करंट लाइबिलिटी कितनी हो गई? 90 की। क्लियर? सिंपल है ना। 100 मिलियन की लाइबिलिटीज थी, 10 मिलियन पे कर दिया, लाइबिलिटी कम हो गई। क्वेश्चन ये है कि ये जो 10 मिलियन हमने पे किया है, ये पैसा हमारे पास कहाँ से आया था? ये जो कैश हमने पे किया है ना, ये हमने करंट एसेट में से निकाला है। करंट एसेट में एक अकाउंट होता है कैश अकाउंट, हम पढ़ते होते हैं। उस कैश अकाउंट में से हमने 10 मिलियन निकाला और लाइबिलिटी पे कर दी। तो जब 10 मिलियन निकाला तो डेफिनेटली ये भी कम हो गया 10 मिलियन से। तो दोनों अकाउंट सेम अमाउंट से कम हुए। अच्छा, यहां स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर अगर दोनों अकाउंट्स, डिनोमिनेटर वाला और न्यूमरेटर वाला, ठीक है, अगर दोनों 10 मिलियन से कम हुए हैं तो आंसर तो नो चेंज होना चाहिए, रेशो तो सेम रहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। देखें, करंट रेशो, करंट एसेट ओवर करंट लाइबिलिटी, करंट एसेट हो गए अब आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांजैक्शन 190 मिलियन के, और करंट लाइबिलिटी हो गई 90 मिलियन की। तो न्यू रेशो विल बी 2.1:1। तो यहाँ क्या आएगा? 2.1 रेशो 1। क्लियर? सो द आंसर इज इम्प्रूव, कि हमारा रेशो जो है वो इम्प्रूव हो रहा है। पहले था 2:1, अब है 2.1:1। अब हमने ये नंबर एज्यूम किए हैं, ठीक है। और ऐसा ही होता है जब करंट लाइबिलिटी पे करते हैं, करंट लाइबिलिटी कम हो जाती हैं और करंट एसेट भी सेम अमाउंट से कम हो रहे हैं, लेकिन उसका जो इफेक्ट है वो ओवरऑल रेशियो पे पॉजिटिव आ रहा होता है। तो आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। इट वॉज वेरी सिंपल लॉजिक। आप इसको दोबारा भी वीडियोस को देख सकते हैं फर्स्ट ट्रांजैक्शन को समझने के लिए। So now let's move to the second case, which is purchased of fixed assets. Second case क्या है? Purchase of fixed assets. तो हमने करंट रेशो एक कंपनी का एज्यूम किया हुआ है, करंट रेशो 200 का करंट लाइबिलिटी। सो द रेशो ऑफ द कंपनी, करंट रेशो ऑफ द कंपनी इज 2:1। अब हम अगेन इसमें देखते हैं कि किस अकाउंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखें, अगर हम फिक्स एसेट परचेज करने जा रहे हैं, ठीक है, अगर हम फिक्स एसेट, तो जहरी बात है कैश लेकर गए होंगे। जब हम कैश लेकर गए होंगे तो कैश अकाउंट नीचे आ गया होगा। कैश अकाउंट इज अ पार्ट ऑफ करंट एसेट। जब आप कैश निकालते हो, करंट एसेट नीचे आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 20 मिलियन का फिक्स एसेट हमने खरीदना है। अब 20 मिलियन का फिक्स एसेट खरीदना है, कैश पे खरीदने जा रहे हैं, करंट एसेट कम हो जाएंगे 20 मिलियन से, नए कितने हो गए? 180 मिलियन। करंट लाइबिलिटीज पहले कितनी थी? 100 मिलियन। देखो, लाइव आपने कैश दिया 20 मिलियन का, फिक्स एसेट खरीद लिया, तो आपका करंट एसेट जो है वो अकाउंट कम हो गया, और फिक्स एसेट एक अकाउंट होता है वो ज्यादा हो। इसमें करंट लाइबिलिटी का कोई ताल्लुक नहीं है, तो करंट लाइबिलिटी विल रिमेन सेम। ठीक है, तो देखें हमारे पास यहाँ पे एग्जिस्टिंग कितना था? 2:1। न्यू कितना है वो अभी हमारे सामने आ जाएगा। करंट रेशो, करंट एसेट ओवर करंट लाइबिलिटी, करंट एसेट है 180 के, so the new is 1.8 ratio. Answer is decline. क्लियर? कितना सिंपल है, कैश निकाला, जाके फिक्स एसेट परचेज कर लिया। अच्छा, स्टूडेंट्स यहाँ पे ना क्वेश्चन करते हैं अक्सर, और क्वेश्चन वैलिड है। वो कहते हैं सर, कंपनीज जो फिक्स एसेट परचेज करती हैं तो वो तो लोन पे भी कर लेते हैं। लोन लिया बैंक से, जाके फिक्स एसेट परचेज कर लिया, उसमें फिर लाइबिलिटी। अब जो लोन हमने 12 मंथ्स में पे करना है
वो करंट लाइबिलिटी में शो होगा, ठीक है। लेकिन इससे ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो उसको समझना फिर इतना हमारे लिए, उसको डिराइव करना, कंक्लूड करना इतना आसान नहीं होगा। हमने यहाँ एज्यूम किया कि हम कैश लेकर जा रहे हैं, फिक्स एसेट परचेज कर रहे हैं। अगर आप लिखना चाहो एग्जाम में भी, तो आप ये लिख सकते हैं कि हमने यहाँ पे जो फिक्स एसेट परचेज की है वो कैश से की है। कंपनीज जब नई होती हैं, डेवलपमेंट फेज में होती हैं, प्रोडक्शन फेज में होती हैं, कोई बैंक यूजुअली उनको लोन नहीं देते, तो वो कैश पे ही परचेज कर रहे होते हैं, ठीक है, फिक्स एसेट्स को। तो होप यू आर क्लियर ऑन दिस केस। तो आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ केस नंबर 2, करंट रेशो विल डिक्लाइन। क्लियर? चलें, अब हम, अच्छा, स्टूडेंट ये भी यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं कि सर इसका आंसर देना किस तरह है, क्या वन वर्ड इज इनफ? तो देखें, चाहिए तो उसको वन वर्ड, लेकिन आप थोड़ी सी उसमें थ्योरी की एक्सप्लेनेशन दे देंगे, जिस तरह हमने नंबर ज्यूम किए हैं इस तरह ज्यूम कर देंगे, तो जरा अच्छा इंप्रेशन जाएगा, एग्जामिनर को आइडिया हो जाएगा कि यार स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट जो हैं, एस्पायरेंट्स के कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हैं। अब हम चलते हैं अपनी थर्ड केस की तरफ, थर्ड ट्रांजैक्शन की तरफ, कैश कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर। देखें, करंट रेशो इज करंट एसेट ओवर करंट लाइबिलिटी, करंट एसेट 200, करंट लाइबिलिटी 100 टू रेशो 1, ठीक है। कैश कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर्स, सबसे पहले ट्रांजैक्शन को समझा करें। कैश कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर से दो फीलिंग्स आती हैं। एक ये फीलिंग आती है कि हमने कोई चीज बेची और कस्टमर से कैश लिया। प्लीज पहले इसको समझें। कैश कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर से ये फीलिंग आती है कि हमने कोई चीज बेची और हमने कैश रिसीव किया। दूसरा ये फीलिंग आ सकती है कि अकाउंट रिसीवेबल, वो कस्टमर्स, वो लोग जो हमसे उधार पे कुछ खरीद के लेकर गए थे, वो हमारे अकाउंट रिसीवेबल होते हैं। उन्होंने हमें पेमेंट कर दी। तो देखें, एक चीज याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोलेक्शन इज अ टर्म, दिस इज नॉट अ सिंपल इंग्लिश वर्ड। कोलेक्शन का जो वर्ड होता है ना, वो हमेशा यूज होता है जब अकाउंट रिसीवेबल, जिन्होंने हमारे पैसे देने हैं वो देकर गए हैं, उसका मतलब होता है कैश कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर, ठीक है। अब देखें, इसको समझें। करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटी, करंट एसेट्स हैं 200, करंट लाइबिलिटी है 100। अच्छा, अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल ये वो लोग हैं जिन्होंने पैसे देने थे, ठीक है, वो आए और उन्होंने पैसे दे दिए। फॉर एग्जाम्पल, मुझे किसी ने 100 रुपीज देना था, मैंने उसको उधार पे कुछ बेचा था, वो आया और आके 30 रुपीज देकर चला गया, तो डेफिनेटली ये मैंने कोलेक्ट कर लिए ना, तो मेरे अकाउंट रिसीवेबल कितने के हो जाएंगे? 70 के। टू कट द स्टोरी शॉर्ट, जब हम पैसे ले लेते हैं, अकाउंट रिसीवेबल नीचे आ जाता है। अकाउंट रिसीवेबल इज अ पार्ट ऑफ करंट एसेट्स। हम पढ़ते होते हैं अपनी क्लासेस में, आगे चलकर मैं इस पे भी वीडियो बनाऊंगा, अकाउंट रिसीवेबल पे भी। अकाउंट रिसीवेबल इज अ पार्ट ऑफ करंट एसेट, ठीक है। तो हमारे करंट एसेट्स कम हो गए, 30 मिलियन जो है अकाउंट रिसीवेबल ने दे दिया। जब अकाउंट रिसीवेबल दे देता है तो अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट नीचे आ जाता है, वो 30 मिलियन से हमने उसको माइनस कर दिया। अब क्वेश्चन ये है कि सर, ये जो पैसे देकर गया है, इन पैसों को हमने कहाँ रखना है, कहाँ प्लेस करना है, कहाँ पार्क करना है? तो अगेन कैश अकाउंट में डाल देंगे। ये 30 मिलियन हम कहाँ, ये देखें, ये अकाउंट रिसीवेबल के 30 मिलियन है, ये कैश अकाउंट, कैश अकाउंट में जब 30 मिलियन जाएगा वो बढ़ जाएगा, इसलिए ऐड किया हुआ है। अकाउंट रिसीवेबल जब पैसे दे देंगे वो कम हो जाएगा, वो माइनस किया। तो नेट इफेक्ट वही रहेगा, 200, पहले भी वो था, अभी भी वही है।
क्लियर। इसी तरह करंट लायबिलिटी, इस पर कोई इंपैक्ट नहीं, इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। अकाउंट रिसीवेबल कम हो जाता है और कैश बढ़ जाती है इस ट्रांजैक्शन से, क्लियर। तो ये इट विल रिमेन सेम। तो अब हम देखते हैं कि हमारा एग्जिस्टिंग था और न्यू। एग्जिस्टिंग रेशो है जो क्वेश्चन में गिवन है, और न्यू हम अभी देख लेते हैं कि उसका हमें क्या करना है। तो करंट रेशो, करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स 200 के हैं, करंट लायबिलिटी 100 की है, तो इट विल रिमेन सेम, नो चेंज, ठीक है, 2:1। सो द आंसर इज नो चेंज। अकाउंट रिसीवेबल, पैसे देते हैं, करंट एसेट्स अल्टीमेटली सेम रहते हैं, एक अकाउंट से उठा दूसरे, और दोनों करंट एसेट के अकाउंट हैं, इसलिए कोई इंपैक्ट नहीं आया करंट एसेट्स, ठीक है। होप यू आर क्लियर ऑन दिस केस, ठीक है। और करंट लायबिलिटी तो इट विल रिमेन सेम। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ केस पर, फोर्थ ट्रांजैक्शन पर, इशू ऑफ न्यू शेयर्स, ठीक है। देखें, शेयर पे भी हम होपफुली एक वीडियो बनाएंगे, छोटी सी, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट दीज आर वेरी 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 बेसिक कॉन्सेप्ट। एक लाइन में बता देता हूँ, शेयर्स कंपनी की ओनरशिप को रिफ्लेक्ट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, शो करते हैं। जब एक कंपनी को पैसा चाहिए होता है ना, कैपिटल चाहिए होता है, तो वो जर्नल पब्लिक को, ये शेयर है, ठीक है, वैसे तो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं आजकल, जर्नल पब्लिक को कंपनी शेयर्स दे देती है और उनसे कैश ले लेती है, ठीक है। इक्विटी के थ्रू पैसा रेज करते हैं, शेयर कैपिटल के थ्रू। जर्नल पब्लिक को शेयर दिया और उनसे कैश ले लिया। जब डेफिनेटली कंपनीज को पैसे चाहिए होते हैं, नए नए प्रोजेक्ट्स करने होते हैं, पैसा कहाँ से आएगा, या तो वो बैंक के पास जाएंगे या वो शेयर इशू करेंगे। सो here we are discussing issue of new shares. न्यू शेयर्स का मतलब है जर्नल पब्लिक को शेयर दिए और उनसे कैश ले लिया। तो देखें, जब करंट करंट रेशो हमारा क्या है, करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटी, हमने एज्यूम किया हुआ है कंपनी है, 200 के करंट एसेट्स हैं, 100 की करंट लायबिलिटी है, और इसका रेशो 2:1 बनता। अब करंट एसेट्स, जब हमारे पास हम इशू कर रहे हैं शेयर, तो कैश आएगा, 200 था, कैश आया 10 मिलियन का, तो ये कितना हो गया, 210, ठीक है। देखें, कैश अकाउंट इस ट्रांजैक्शन से यहाँ पे लिख लेते हैं, कैश अकाउंट बढ़ जाता है, और जो इक्विटी का अकाउंट होता है ना, इक्विटी का अकाउंट, वो भी बढ़ जाता है, ठीक है। जितने शेयर इशू होते हैं उससे इक्विटी का अकाउंट, ये दो अकाउंट्स पे इम्पैक्ट आता है इस ट्रांजैक्शन का। आपको अकाउंटिंग का अगर कभी सुना हो, तो हर ट्रांजैक्शन के ड्यूअल इम्पैक्ट होते हैं, तो वो अभी हमारा टॉपिक ही नहीं है, ना हमें वो समझने की जरूरत है, सिंपल रखें, शेयर इशू किया, कैश आ गया। अब जब कैश आया है, तो डेफिनेटली हमारा करंट एसेट इंक्रीज हो गया, करंट लायबिलिटी पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आता, इट विल रिमेन सेम, ठीक है। तो देखें, एग्जिस्टिंग, एग्जिस्टिंग हमारी 2:1 है, और न्यू जो है वो अभी देख लेते हैं कितना आ रहा है। करंट रेशो, करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटी, 210/100, 2.1 रेशो 1। सो द आंसर इज इम्प्रूव, और न्यू क्या है, 2.1:1। सिंपल हमें ट्रांजैक्शन को समझना है, ट्रांजैक्शन समझ में आ जाएगी, पीछे कुछ भी नहीं रह जाएगा। बाकी देखें, मैं हमेशा रेशियो एनालिसिस की क्लासेस में भी बताता हूं, अगर आप
एक असाइनमेंट है। असाइनमेंट से मतलब कि मैंने लास्ट 25 ईयर्स के क्वेश्चंस कंपाइल किए हैं रेशियो एनालिसिस के, प्लस कुछ एडिशनल क्वेश्चन उसमें एज अ प्रैक्टिस इंक्लूड कर दिए, बंच ऑफ क्वेश्चन बना दिए। वो सारे हम सॉल्व करते चले जाएंगे। 2002 का मैं ऑलरेडी करके अपलोड कर चुका हूँ, अब 2003 है। इसी तरह 2004, 5, 6, 7 सारे ईयर्स के वो कंप्लीट असाइनमेंट इंशाल्लाह हम यहाँ पे अपलोड कर देंगे, ताकि आप, अगर आपने ये सारी असाइनमेंट सॉल्व की, देखें पहले खुद किया करें, आपने पहले वीडियो नहीं देखनी, पहले आपने खुद करना है, उसके बाद फौरन अपने आंसर को मैच करना है, देखना है मैंने कहाँ पर मिस्टेक की थी, कहाँ पर प्रॉब्लम आया है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को के लिए ये कुछ समझ में आया हो आज का लेक्चर। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता हम बेसिक भी जो कॉन्सेप्ट्स है ना, रिसीवेबल क्या होता है, करंट एसेट क्या होता है, करंट लाइबिलिटीज क्या होती हैं, क्योंकि देखें ये ऐसी चीजें आपको हमेशा काम आनी है। आप सीएसएस करें ना करें, कोई और वन पेपर के लिए जाएं, कुछ और भी जॉब में ये आपको चीजें यूज होंगी। तो चलें स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। नेक्स्ट हम वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे। थैंक यू।